जी सीए फाउंडेशन मेरे बच्चों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीए अनुज सिंह तोमर हाजिर हूं सरजीत जीएनजी सीरीज में। और आज हमारा टॉपिक है एनपीओ। मतलब आज से हम शुरू करेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और हमने कर लिया है कंपनी अकाउंट्स को टाटा बाय बाय। अब करेंगे एनपीओ आराम से डिटेल में, कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी, मैंने ऑलरेडी इस पे वैसे डिटेल क्लासेस की वीडियोस बना रखी हैं, कुछ ही दिन पहले, 15-20 दिन पहले। आप प्लेलिस्ट में नीचे स्क्रॉल करोगे तो मिल जाएगी। लेकिन उसमें हमने करे थे स्टडी मैट क्वेश्चन कवर, सारे ऑलमोस्ट काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कवर करे थे। लेकिन आज मैं आपके लिए जो जीएनजी में लेके आया हूं वो है कुछ पीवाईक्यू और आरटीपी। हाँ जी, कुछ अच्छे अच्छे पीवाईक्यू और आरटीपी। तो हम जल्दी से पहले सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, स्पेशली सब्सक्रिप्शन को भी दोबारा से अच्छे से कर लेंगे, एंड देन फिर पीवाईक्यू और आरटीपी के क्वेश्चन निपटा के एनपीओ को कर देंगे टाटा बाय बाय। तो मेरे बच्चों, अगर आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आपको एनपीओ बढ़िया से रिवाइज करा दूंगा मैं, और साथ में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करा दूंगा। बट अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो यार थोड़ा डिटेल में जाके थोड़ा सा देख लो, उसके बाद यहां पे रिवाइज करोगे तो ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अब मेरे दिमाग में एग्जाम 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 चल रहा है। ठीक है, तो मेरे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन एनपीओ। जी मेरे बच्चों, तो शुरू करते हैं एनपीओ के थोड़े बेसिक से। मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो, हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, कोई भी काम धंधा कुछ भी कोई भी कुछ भी कर रहा है, हम ऑर्गेनाइजेशंस को दो पार्ट में डिवाइड करते थे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, बिजनेस प्रोफेशन वट एवर, जो भी जिनका मेन मोटिव है भैया प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना, तो उनकी अकाउंटिंग करने के लिए अपन लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट जैसी चीजें बनाते थे। लेकिन आज हम उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करने जा रहे हैं जिनका मोटिव कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं है, जिनका सोल मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। उनका मोटिव है सर्विस, उनका मोटिव है सर जी नॉन प्रॉफिट, कि भैया हम ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, हम एक संगठन बना रहे हैं, और हमने जो बनाया है वो हम किसी पर्पस को पूरा करने के लिए बना रहे हैं, विच इज मे बी सोशल मोटिव, विच मे बी सर्विस मोटिव, वट एवर, बट नॉट प्रॉफिट। क्लियर है? तो अपन ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ये तो एनजीओस गवर्नमेंट की हो गई। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बनाई है बाय द मेंबर, अपने मिलके एक हमने चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया, एक मिलके हमने कॉम्प्लेक्स बना लिया स्पोर्ट्स का, वट एवर जो भी कि हमने बनाया है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये कि ये हम प्राइवेटली नहीं करेंगे, हम अपने लिए ही इसको यूज करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं हमने अपना स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना लिया, हमने खुद ने उसमें पैसा लगाया, और वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को यूज करने के लिए हम ही उसको यूज करेंगे, हमारे ही बच्चे, हमारे लोग सब उसको यूज करेंगे। तो बाय द मेंबर फॉर द मेंबर, एक लाइन में मैं बोलता था बाय द मेंबर फॉर द मेंबर। तो अपने ने ही बनाया है, अपने लिए ही वो काम कर रहा है। तो मेरे बच्चे, जब मैंने बनाया मेरे लिए ही वो काम करेगा, तो प्रॉफिट ना जीना, हम अपने आप से कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, दिस इज सर्विस मोटिव। क्लियर है? ऐसे ही मान लो गवर्नमेंट का काम है गंगा साफ करना, गवर्नमेंट का काम है कुछ काम करना, ठीक है, लेकिन हमने कहा ठीक है जी गवर्नमेंट जी आप नहीं कर रहे, हम करेंगे, दिस इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, हम करेंगे एनजीओ, हम गवर्नमेंट का वो काम करेंगे, गंगा साफ करेंगे, यमुना साफ करेंगे, पॉवर्टी जो भी है हम काम करेंगे। क्लियर है? उसके लिए गवर्नमेंट अगर हमें पैसा देती है तो दिस इज गवर्नमेंट के लिए हम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा हम फंडेड है। तो अल्टीमेट ये भी सोशल मोटिव में एक एनपीओ ही कहलाएगा कि भैया हमारा प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमने गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली और गवर्नमेंट हमें इसके बदले सब्सिडी ग्रांट वगैरह दे रही है। क्लियर है? तो ये सारी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। अब मेरे बच्चे, पॉइंट ये होता है कि अगर मेरा प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है तो क्या मैं अकाउंट्स में ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट जैसी चीज बनाऊंगा? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। मैं कोई कंप्लीट अकाउंटिंग नहीं करना, मुझे बस ये चेक करना है कि भैया जो इस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे का मूवमेंट हो रहा है, पैसा कहां कहां से आ रहा है, पैसा कहां कहां जा रहा है, और क्या इस पैसे का खर्चा, इस पैसे का यूज आप अपने मेन ऑब्जेक्टिव में कर रहे हो। आप दुनिया को बोल रहे हो कि हम सर्विस मोटिव में काम कर रहे हैं, हम सोशल मोटिव में काम कर रहे हैं, हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, पर क्या रियल में आप सच में प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो? तो ये थोड़ा दिखा दो, ये थोड़ा अकाउंट्स बना लो। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन द रिलायबिलिटी, कि जो ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है क्या वही कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम प्रॉपर अकाउंटिंग ना करके लिमिटेड अकाउंटिंग करते हैं। और मेरे बच्चे, हमारे कोर्स में हमें कोई ना कोई 3 चीजें बनानी है। क्या बनानी है? 3। अगर मैं बुद्धा करूं तो जितनी भी एनपीओ हैं, दीज आर ऑल नॉन प्रॉफिट,
इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, इनका मोटिव है या तो सोशल मोटिव या सर्विस मोटिव, कि भैया अपने मेंबर्स को सर्विस देना है या कोई सोशल पर्पस में कुछ काम कर रहा है। अब ये जब अकाउंट करते हैं तो इनका अकाउंटिंग का मेन पर्पस ये नहीं है कि प्रॉफिट, क्योंकि ये कमा ही नहीं रहे प्रॉफिट। इनका मेन अकाउंटिंग का है कि भाई जिस काम के लिए आप बनाए गए हो क्या वो काम फुलफिल हो रहा है, ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इस ऑब्जेक्टिव के लिए अपन को जो बनाना है, जो हमें पढ़ना है मेरे बच्चे, हम टोटल 3 अकाउंट बनाना सीखते थे। बेटा सीधा एग्जाम ओरिएंटेड मुद्दे पे आता हूं। 3 अकाउंट बनाना सीखते थे। पहला था हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेरे बच्चे। पहला क्या था? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वेरी गुड। दूसरा है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड द लास्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी प्यारी सी बैलेंस शीट। भैया अब प्यारी सी बैलेंस शीट, तो हमें मेनली ये 3 अकाउंट एनपीओ में बनाने हैं। अब ये तीनों अकाउंट की अगर थोड़ी सी कहानी बात करूं तो बेटा रिसीप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, जनरली हमने क्लास में डिटेल क्लास में पढ़ा था। बेटा रिसीप्ट एंड पेमेंट क्या होता है? ये एक तरह का समरी है। क्या है? समरी है ऑफ कैश बुक, समरी है ऑफ कैश बुक। मेरे बच्चे देखो अपने एग्जाम में 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो ट्रू फॉल्स आएगा, बढ़िया, 2 नंबर का, ठीक है। एक 5 नंबर या 10 नंबर, 5 नंबर की कुछ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जो हम अभी करेंगे, और एक फुल फ्लैश 10 नंबर या 15 नंबर या 20 नंबर का क्वेश्चन। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो हम एडजस्टमेंट सॉरी ट्रू एंड फॉल्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो आराम सुनना, अगर मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट की बात करूं तो ये समरी होती है कैश बुक जैसी, कि भैया इसमें हम ये मेंटेन करते हैं कि पूरे साल में हमारी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा कहां कहां से आया और पैसा कहां कहां गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो पैसा इस साल के लिए खर्च हुआ है, वो पैसा इस साल के लिए आया है, बस पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, बिल्कुल कैश बुक। डेबिट मतलब आया, क्रेडिट मतलब गया। तो अगर मैं ये बोलूं तो आप कहते हो ये समरी ऑफ कैश बुक है, और इसकी कुछ बातें याद रखनी है जो आपके ट्रू एंड फॉल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सर इसको बनाते टाइम हम ध्यान रखते हैं कि हम जब ये अकाउंट बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं मेरे बच्चे कैश बेसिस पे। किस पे बना रहे हैं? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। मतलब अपने को कोई लेना देना नहीं है कि वो पैसा करंट ईयर के आया, प्रीवियस ईयर के लिए आया है, नेक्स्ट ईयर के लिए आया, आया आया, बात खत्म। आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। मतलब कैश बेसिस में अपने को एक्यूरल नहीं लगाना है कि वो करंट ईयर से बिलोंग होना चाहिए, ना जी ना मेरे बुन्ना। हम सीधा बस ये बोलेंगे कि सर अपन आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट, ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज आप यहां पे रखोगे ध्यान में कि सर ये अकाउंट जो है ये बनता है ये अकाउंट जो है इसका नेचर है रियल अकाउंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या रिसीप्ट एंड पेमेंट का अकाउंट का जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट है? द आंसर इज फॉल्स, द आंसर इज फॉल्स। भाई कैश और बैंक, कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट में 2 चीजों का हिसाब रखा जाता है, एक कैश और एक बैंक। कितना पैसा कैश में आया, कितना पैसा कैश में गया, कितना पैसा बैंक में आया, कितना पैसा बैंक में गया। तो आप जब भी कैश और बैंक की बात करते हो तो दोनों ही हमारी रियल एसेट है, दोनों ही हमारी रियल है। दैट मींस ये रियल अकाउंट का नेचर है। क्लियर है? कितनी बातें बोली मैंने, फटाक से बोलो। रिसिप्ट एंड पेमेंट समरी है कैश बुक की, अभी शॉर्ट में लिख दूंगा, टेंशन मत लेना। समरी है कैश बुक की, बेटा ये कैश बेसिस बनाया जाता है और इस अकाउंट का नेचर रियल अकाउंट है। इसकी अगर मैं बात करूं इसमें कौन सी रिसिप्ट और पेमेंट आएंगी? बेटा इसमें ऑल रिसिप्ट आएंगी, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो, चाहे वो कैपिटल हो या रेवेन्यू। अभी बात कर लेंगे कैपिटल क्या होती है, रेवेन्यू क्या होती है, पर मैंने कहा सर रिसिप्ट एंड पेमेंट, कोई भी रिसिप्ट कोई भी पेमेंट है, कोई भी रिसिप्ट कोई भी पेमेंट है सर, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है, चाहे वो रेगुलर नेचर की है, चाहे वो कभी कभार आने वाली नेचर है, चाहे वो विद पर्पस आई है, चाहे वो विदाउट पर्पस आई है, चाहे उसका बेनिफिट 1 साल से कम के लिए मिलेगा, चाहे उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है रिसीप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू, रिसीप्ट एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू, रिसीप्ट एंड पेमेंट, नो, फॉल्स। क्यों? receipt and payment records all the payment and receipt whether revenue or whether capital। ठीक है सर, डन है।
क्लियर है सर? क्या इसमें सिर्फ करंट ईयर की रिसिप्ट आएंगी? मैंने बोला ना कैश बेसिस, कैश बेसिस का मतलब यही लिख देता हूं, करंट ईयर का भी आएगा, प्रीवियस ईयर का भी आएगा, नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा हूं कुछ भी आएगा। इंपॉर्टेंट ये कि वो पैसा इस साल आया हो, अगर वो इस साल आया है, चाहे वो किसी भी ईयर से बिलोंग कर रहा हो, किसी भी ईयर को रिलेट कर रहा हो कि भाई ये पिछले साल का बचा हुआ पैसा इस साल आया, अगले साल का बंदे ने एडवांस दे दिया, आया डेबिट, गया क्रेडिट, बात खत्म। कितनी बार ये बात बोलूंगा, शायद अब मैं रिवाइज करा देता हूं। बेटा जल्दी बताओ, इधर लिखता हूं मैं, ठीक है, मेन पेज पे लिखता हूं, मेन पेज पे लिखता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, है ना? ठीक है, लो आ जाओ। मैंने कहा अपन पहले अकाउंट्स की बात करें तो सबसे पहला अकाउंट है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटा क्या क्या बातें याद रखनी है? सबसे पहली बात ये क्या है? समरी है। क्या है? समरी है ऑफ कैश बुक। ठीक है, कैश बुक बोले तो इसमें आपको ऑल रिसीप्ट डालनी है, ऑल रिसीप्ट एंड ऑल पेमेंट। बेटा चाहे वो कैश की हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे पैसा कैश में आया हो, चाहे पैसा बैंक में गया हो, चाहे पैसा कैश में आया हो, चाहे बैंक से गया हो, बेटा सब आएंगी। रिसीप्ट डेबिट होंगी और पेमेंट क्रेडिट होंगी। पैसा आया तो डेबिट और गया तो क्रेडिट। ठीक है, पक्का? सर इसमें कौन सी रिसीप्ट एंड पेमेंट आएंगी? सर कैपिटल भी आएगी एंड रेवेन्यू नेचर की भी आएंगी, दोनों आएंगी। कैपिटल और रेवेन्यू नेचर दोनों आएंगी मेरे बच्चे, दोनों आएंगी। ठीक है, इस अकाउंट का नेचर क्या है मेरे बच्चे? कैश बेसिस है, मतलब इसमें करंट ईयर से रिलेट कर रहा हूं, नेक्स्ट ईयर से कर रहा हूं, प्रीवियस ईयर से रिलेट कर रहा हूं, सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अकाउंट किस बेसिस पे बनता है ये तो पता चल गया। क्या नेचर है अकाउंट का? रियल नेचर है, रियल अकाउंट है ये हमारा रियल अकाउंट है। फॉर्मेट की बात करूं तो बेटा सिंपल सा फॉर्मेट है, ये लो जी फॉर्मेट, ये रही रिसीप्ट और ये रही पेमेंट अकाउंट। ठीक है, यहां पे क्रेडिट, यहां पे डेबिट, यहां रिसीप्ट लिखेंगे, सीधा रिसीप्ट लिखते हैं, यहां पे ये पेमेंट और यहां पे ये। ठीक है, शुरुआत होती है टू बैलेंस बीडी। अगर मेरा पॉजिटिव बैलेंस है तो बैलेंस बीडी डालूंगा, जितनी भी रिसीप्ट आएंगी वो सारी आएंगी टू ऑल रिसीप्ट, डेबिट लिखूंगा। एक बार रिसीप्ट आ गई पेमेंट लिखूंगा, बाय ऑल पेमेंट, चाहे वो मेरी रेवेन्यू नेचर की हो चाहे वो कैपिटल नेचर के, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक बार बैलेंस सीडी पेमेंट करने के बाद जो बचेगा दिस इज बैलेंस सीडी, जो भी मेरा बैलेंस सीडी आएगा इसको यहां लिखूंगा और ये मेरा अकाउंट खत्म। जल्दी बताओ क्या रिसीप्ट एंड पेमेंट से रिलेटेड सारी बातें क्लियर हैं या नहीं क्लियर है? इनमें से एक क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स में बन सकता है मेरे बच्चे, बनता है इंस्टीट्यूट का। ठीक है सर, अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पे है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरे नंबर पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आ जाओ इसकी बात करो। इसे आप मान के चलो ये सेम एज पीएनएल अकाउंट है, सेम एज पीएनएल अकाउंट है, सेम एज पीएनएल अकाउंट है, पर वहां पे हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं, यहां कैलकुलेट होता है सरप्लस और डेफिसिट। प्रॉफिट की जगह सरप्लस और कमी की जगह डेफिसिट, कि भाई जो आपको पैसा आया, जब उस पैसे को आपने इस साल खर्चा किया, इस साल आपने अपने ऑब्जेक्टिव में लगाया, तो आपके पास बच गया या कम पड़ गया, तो बच गया तो सरप्लस, कम पड़ गया तो डेफिसिट, जिसे हम अगले साल यूज करने वाले, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपना प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है सर, इसको क्यों हो गया ये यहाँ पे? हाँ, अब थोड़ी बातें करते हैं। सर यहाँ पे कौन सी रिसिप्ट आती है जनरली? आप कहोगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली, यहां लिखेंगे ओनली रेवेन्यू नेचर की, ओनली रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट एंड पेमेंट आती हैं, ओनली रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट एंड पेमेंट आएंगी, कैपिटल नेचर नहीं आएगी, नॉट कैपिटल नेचर। आप लिखोगे नॉट कैपिटल नेचर, मतलब कैपिटल के नेचर की अगर कोई रिसिप्ट एंड पेमेंट है। अभी क्या होती है कैपिटल नेचर, आराम से बात कर लेंगे। रेवेन्यू नेचर आएगी, कैपिटल नेचर नहीं आएगी। ठीक है सर, ये जो अकाउंट है क्या इसमें अगर मैं बात करूं तो ये कैश बेसिस बनाते हैं? नहीं सर, दिस इज एक्यूरल बेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है एक्यूरल बेसिस में। इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली करंट ईयर रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएंगी, जो मेरी करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, भले ही पैसा चाहे आया है या ना आया हो, चाहे पैसा रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, पैसा गया हो ना गया हो, अगर वो मेरे करंट ईयर से रिलेट कर रही है खर्चा, वो करंट ईयर से रिलेट कर रहा है इनकम, तो वो आएगा, बात खत्म।
ठीक है, लेकिन इसमें कैश बेसिस फॉलो होता है, इसमें एक्रेल होता है, इसमें दोनों पेमेंट रिसिप्ट आती हैं, इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर की आती हैं। इस अकाउंट का नेचर है नॉमिनल अकाउंट। ये एक तरह का कोई एसेट लायबिलिटी नहीं है, ये इनकम एक्सपेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज नॉमिनल अकाउंट। वो रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। इस अकाउंट का अगर फॉर्मेट बात करूं तो साइड तो इसकी भी दो हैं, एक आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अगर लिखेंगे टॉप में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दो साइड, एक क्रेडिट साइड और एक डेबिट साइड। आपने को पता है ऑल इनकम क्रेडिट अकाउंट्स का रूल है, ऑल इनकम क्रेडिट और ऑल एक्सपेंडिचर डेबिट। तो जितनी इनकम होंगी वो सारी यहां आएंगी बाय ऑल रेवेन्यू नेचर, ऑल रेवेन्यू इनकम्स, ऑफ कोर्स एक्रुअल वाली। ऐसे ही यहां आ जाएंगी टू ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस, टू ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स एक्रुअल बेसिस पे। और जो भी डिफरेंस आएगा, अगर इनकम ज्यादा हुई तो सरप्लस, और अगर इधर कमी आई खर्चा तो डेफिसिट। तो रेवेन्यू सरप्लस और इधर डेफिसिट। ठीक है, एक स्टार मैंने यहां लगाना है, एक स्टार मैंने यहां, क्योंकि सर या तो आपने सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। तो ये हमारा एक बेसिक डिफरेंस मैंने दे दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट में। सर आपको अगेन बोल रहा हूं मेरे बच्चे, अपन बढ़िया से रिवाइज करेंगे एक एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, रिवीजन में मैं 1% कमी नहीं रखूंगा। मुझे एक चीज को पढ़ाने के 5-10 तरीके आते हैं भाई, मैं अलग अलग तरीके से पढ़ा सकता हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। इतना मेरे को एक्सपीरियंस भी है और इतनी मेरी एक्सपर्टीज भी है, मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं है। और शायद आप भी इतना टाइम से मेरे साथ अगर जुड़े होंगे तो आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि अनुज सर के साथ अकाउंटेंसी में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल फ्री हो जाओ, मैं हूं ना, बात खत्म। लेकिन एक चीज मैं बोल दूं कि सर आप जब मेरे साथ हर चीज को पढ़ोगे तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किस ऑब्जेक्टिव से उसको बना रहे हैं या पढ़ रहे हैं, मैं शूट कर रहा हूं। मैं हर बार ये नहीं सोच सकता कि मैं जीरो से एकदम पढ़ा दूं, एकदम नहीं सर, क्योंकि अब मेरा बच्चे का एग्जाम है। तो मैं पहले जो मैंने एक एक चीज पे डिस्कशन किया था, अगर आप मेरी डिटेल वाली वीडियो देखोगे तो मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट को पहले पढ़ाया था, फिर उस पर एक क्वेश्चन कराया था, फिर उसके बारे में एक एक चीज डील करी थी। अभी मैंने सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट का डिफरेंस साथ में रखा डिटेल में। अभी भी वो सारी बातें जो करी हैं वो वहां भी करी थी, यहां भी करी है। बस पॉइंट ये है कि एक साथ मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये आपको बेस्ट तरीका है एक बार रिवीजन करने का। इससे आपका ट्रू एंड फॉल्स बहुत आराम से निपट जाएगा कि अगर कोई ट्रू एंड फॉल्स रिसिप्ट एंड पेमेंट से रिलेटेड आया तो भाई वो डन है, वो मेरे बच्चे डन है। ठीक है सर, थोड़ी सी बात बैलेंस शीट पे कर दूं तो बेटा देखो, बैलेंस शीट आप जनरली जो बनाते हो वो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद बनाते हो। बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही रहता है हमारा, एक हमारी एसेट्स होती हैं और एक हमारी लायबिलिटी होती है। मुझे ज्यादा टेंशन इस पर नहीं है बेटा। अगर क्वेश्चन कोई पूछे तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल स्टेटस क्या है, क्या चीजें हैं उसके पास, क्या दायित्व हैं उसके पास। यहां सारी एसेट्स आती हैं, नो डाउट, क्लियर है। और यहां पर आपकी लायबिलिटीज आती हैं, और एक आता है कैपिटल फंड, या आप इसे जनरल फंड भी बोल देते हो। अगर क्वेश्चन में जनरल फंड दिख जाए तो घबरा मत जाना, सर ये क्या होता है। कैपिटल फंड या जनरल फंड वो पैसा जो मेंबर ने इनिशियली लगाया होता है और फिर सरप्लस डेफिसिट के एडजस्टमेंट के बाद बढ़ता चला जाता है। तो याद रखना, आपको अगर ओपनिंग में दिया हुआ है तो बढ़िया है, क्योंकि अपन जो बना रहे होते हैं वो एज ऑन 31 मार्च जो भी मेरा ईयर एंड होगा वो होगा, दैट इज क्लोजिंग, इसे मैं बोलूंगा क्लोजिंग में बनाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट ये कि ओपनिंग यहां आएगा क्या? नहीं, ओपनिंग आएगा प्लस अगर कोई सरप्लस हुआ है जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया होगा वो, और अगर डेफिसिट है तो वो माइनस। जो भी सरप्लस या डेफिसिट है वो प्लस माइनस करोगे, अपने आप जो आएगा वो क्लोजिंग आ जाएगा। तो क्लोजिंग यहां डालोगे और मैच कर जाओगे, डन है। तो आपको ये बनानी होती है बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट बनानी होती है। पर याद रखना मेरे बच्चे, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल फंड दिया हुआ है तो बल्ले बल्ले आपको क्लोजिंग ही बनाना पड़ेगा। अगर ओपनिंग नहीं दिया है तो आपको एक और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, विच इज ओपनिंग बैलेंस शीट। सर क्यों बनाएंगे ओपनिंग? बेटा ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए। ट्रायल बैलेंस नहीं है ना मेरे पास कि मैं सीधा फाइनल अकाउंट की तरह सीधा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल उठा लूं, नहीं, मेरे को तो डिटेल देगा। तो अगर मेरे पास ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं है तो मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो सर क्या होगा, क्वेश्चन कैसे वर्क करेगा? देखो, क्वेश्चंस मेरे टाइम में एग्जाम ओरिएंटेड बात करूं तो एग्जाम में आपके सामने दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे एनपीओ के। ठीक है, मेन क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन क्या होगा, वो आपको गिवन करेगा
क्या, रिसीप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट और साथ में प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट बोल दो या एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी वो। तो अगर ये दो चीजें दी हैं तो आप क्या क्या बनाओगे, क्वेश्चन आपसे क्या मांगेगा, जनरली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा क्या क्या, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ऑफ कोर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका मेन पार्ट होगा, और एक बनानी पड़ेगी आपको बैलेंस शीट विच इज क्लोजिंग, बैलेंस शीट विच इज क्लोजिंग, ये आपका मेन आंसर होगा। लेकिन इनको बनाने के लिए, ये मेन आंसर है, इनको बनाने के लिए मुझे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कंपल्सरी, दैट इज बैलेंस शीट। और कौन सी बैलेंस शीट मेरे बच्चे, ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया तो ये तीन चीजें आपको बनानी पड़ेंगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, क्लोजिंग वाली, ये मेन आंसर है। बट अगर क्लोजिंग नहीं है तो ओपनिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या हो सकता है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है विद एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, विद एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा मेरे बच्चे। उल्टा कैसे चलना पड़ेगा, आओगे फिर क्या होगे, प्रिपेयर करना पड़ेगा बेटा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वेरी गुड, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और वही बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली। तो ये आपका मेन आंसर हो गया। लेकिन अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है, या हो सकता है ओपनिंग बैलेंस शीट भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर नहीं है तो वर्किंग नोट नंबर 1 में आपको बैलेंस शीट ओपनिंग वाली बनानी पड़ेगी ही पड़ेगी, ये आपका। तो दो तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दोनों सीखेंगे। ज्यादा क्वेश्चन इसके होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है। और मैं कहता हूं आप इसी पे वर्क करोगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना ईजी हो जाएगा, रिवर्स कैलकुलेशन करनी होंगी और कुछ नहीं। ठीक है सर, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको एक पूरा ब्रीफ आइडिया दे दिया मैंने एनपीओ का, कि हमारा एनपीओ सर वर्क कैसे करेगा, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है, रिसीप्ट एंड पेमेंट क्या है, और इनको कैसे बनाना है। ठीक है, नाउ अब वापस आओ कुछ पॉइंट पे। सर आप जब रिसीप्ट एंड पेमेंट देखोगे, अगर क्वेश्चन में आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, तो बेटा अगर ये गिवन है तो आपको पता है रिसीप्ट एंड पेमेंट की दो साइड है, एक है आपकी रिसीप्ट, एक है आपकी रिसीप्ट, और एक है आपकी पेमेंट। भाई जितनी क्रेडिट है वो पेमेंट, जितनी डेबिट है वो रिसीप्ट। ठीक है, अब रिसीप्ट में जब आप देखोगे तो आपको दो चीजें नजर आएंगी, एक आएंगी रेवेन्यू रिसीप्ट, एक आएंगी रेवेन्यू रिसीप्ट, और एक आएंगी कैपिटल रिसीप्ट। एक रेवेन्यू रिसीप्ट और एक कैपिटल रिसीप्ट। ऐसे ही जब पेमेंट देखोगे तो पेमेंट भी दो तरीके की होंगी मेरे बच्चे, एक होंगी रेवेन्यू पेमेंट्स, एक होंगी रेवेन्यू पेमेंट्स, और एक होंगी कैपिटल पेमेंट। ये आपको एकदम ऐसे नजर आना चाहिए कि ये क्वेश्चन है, ये रिसीप्ट साइड की डेबिट साइड, ये रिसीप्ट साइड की, ये रिसीप्ट एंड पेमेंट साइड की क्रेडिट साइड। तो जब आप पेमेंट देखोगे तो वहां पे कुछ पेमेंट रेवेन्यू होंगी, कुछ कैपिटल होंगी। कौन सी रेवेन्यू कौन सी कैपिटल क्वेश्चन बताएगा क्या, नहीं, हमें खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। वही सिखाने वालों, कैसे पता चलेगा कौन सी रेवेन्यू और कौन सी कैपिटल है। तो ये कैपिटल पेमेंट है। अब मेरे बच्चे करना क्या है, देखो पहले तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रेवेन्यू है कौन सी कैपिटल। पर सर लॉजिक पहले ये मुझे बताओ सीधा, हम एग्जाम रिवीजन कर रहे हैं, हमें सीधा बताओ कि सर क्या फर्क पड़ जाएगा रेवेन्यू और कैपिटल से, फर्क क्या पड़ जाएगा। फर्क ये पड़ जाएगा जितनी भी रेवेन्यू रिसिप्ट है वो आपकी आगे जाके इनकम बनेगी, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगी। ओ, जितनी भी रेवेन्यू पेमेंट है ये आगे जाके एक्सपेंडिचर ट्रीट होंगे, और ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। क्लियर है सर जी, क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब जो रेवेन्यू है वो आपको ढूंढ के निकालनी पड़ेंगी मेरे बच्चे। क्वेश्चन क्लियर नहीं बताएगा कि ये रेवेन्यू है, ये मेरा बच्चा लगाएगा दिमाग और लगा देगा, अभी 2 मिनट में लगा देगा। तो जितनी रेवेन्यू है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे, और जितनी कैपिटल है वो बैलेंस शीट में जाएंगी। अब बैलेंस शीट में जो कैपिटल पेमेंट है वो एसेट बनेंगी, क्योंकि हमने पैसा दिया है तो बदले में जो आएगा वो हमारी संपत्ति, और अगर आपने पैसा लिया है तो आपकी सरदर्दी, सीधी बात है। तो ये आपका एक रिसीप्ट एंड पेमेंट से
कैसे बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, ये मैंने एक हल्का सा आइडिया ब्रीफ दिया आपको कि रेवेन्यू में, रिसीप्ट में दो जो रेवेन्यू है वो मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो कैपिटल है वो मेरी बैलेंस शीट में। पर सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रेवेन्यू कौन सा कैपिटल? देखो जनरली हम बोलते हैं कंडीशन ये है कि अगर वो रेवेन्यू है तो दो बातें आप याद रखो, इन दोनों में से एक बात तो फिट हो जाएगी। पहला, सर अगर वो विदाउट पर्पस आ रही है, विदाउट पर्पस जनरल है, तो आप उसे रेवेन्यू बोलोगे। और अगर नहीं पर्पस समझ आ रहा है तो ये देखो क्या वो रेगुलरली आ रही है, सीधा रेगुलरली आ रही है, आप उसे रेवेन्यू बोलोगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर गवर्नमेंट से ग्रांट आई, गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी है, गवर्नमेंट से सब्सिडी आई, लोगों ने आपको डोनेशन दी, और वो डोनेशन विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस है, डोनेशन जनरल है, ऐसा नहीं है डोनेशन फॉर ब्लाइंड है, डोनेशन फॉर समथिंग है, डोनेशन फॉर ऐसा कोई काम नहीं करना है, उन्होंने बोला लो पकड़ो पैसे और काम करो। मेरा बच्चा मुझे फीस दे रहा है, कह रहा है लो सर फीस लो और जाओ एंजॉय करो, जो करना है करो, तो वो मेरी इनकम बन जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे ने कहा सर पैसा लो और हमारे घरों पे सब पे एक बढ़िया वाला बेड लगा दो, मक्खन वाला, जिसपे हम लेट के आराम से सो के पड़े, हाँ, तो बेटा उस पैसे को मैं इंजॉय नहीं कर सकता, दिस इज नॉट माई इनकम एट ऑल। तो सर ये क्या है? दिस इज माई लाइबिलिटी, इसका मुझे काम करना पड़ेगा। विद पर्पस आई है कैपिटल रिसीव्ड। तो सिंपल सी बात है, अगर विदाउट पर्पस है तो रेवेन्यू है, विद पर्पस आया है डोनेशन फॉर समथिंग, डोनेशन फॉर ये, डोनेशन फॉर वो, तो वो। और ऐसी रिसिप्ट आपकी जनरली नॉन रेगुलर नेचर की होती है, बार बार नहीं आती, कभी कभार आती है। तो कभी कभार आ रही है तो वो आपकी कैपिटल ट्रीट होगी और वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी की तरफ जाएगी। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं यहां पे एग्जाम्पल, तो आप बोलोगे सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, जो आपकी सब्सक्रिप्शन है या आपकी एनुअल मेंबरशिप फीस है बेटा, वो हमेशा विदाउट पर्पस होती है और रेगुलर है। रेगुलर मतलब डेली नहीं, रेगुलर मतलब फ्रीक्वेंटली, ईयरली, तो वो आती रहती है, हर साल आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, रेगुलर है। सर अगर आपको कोई डोनेशन आ रही है, कोई गवर्नमेंट से ग्रांट आ रही है, कोई गवर्नमेंट से ग्रांट आ रही है, कोई सब्सिडी आई है, लेकिन उसके बगल में कुछ नहीं लिखा है या जनरल लिखा हुआ है, तो वो मेरी इनकम बनेगी। पर वहीं पर अगर मैं बोलूं, सर वहीं मैं बोलूं कि अगर मुझे कोई गवर्नमेंट से ग्रांट आई है, मुझे कोई डोनेशन आई है, मुझे कोई सब्सिडी आई है, लेकिन लिखा है फॉर समथिंग, फॉर टूर्नामेंट, फॉर टेंपल, फॉर ब्लाइंड, फॉर कैंसर, तो सर वो मेरी कैपिटल रिसिप्ट होगी, मुझे काम करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी जाएगी। सर जनरली एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, अगर कोई नया नया आ रहा है और उसकी हमने एंट्री फीस लगाई है तो वो मेरी रेवेन्यू होती है। लेकिन अगर आपने किसी से लाइफ मेंबरशिप फीस ले ली कि भाई जिंदगी भर के लिए एक बार में, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी एक बार में पैसा दे, दैट इज लाइफ मेंबरशिप फीस, तो भाई वो नॉन रेगुलर हो गई, उसको आप कैपिटल ट्रीट करोगे। या किसी की लेगेसी में, किसी की जायदाद में आपको पैसा मिला है, किसी का बच्चा, मतलब मैं बोलूं, मैं कह रहा हूं मैं अपने बच्चे, मतलब समझो मेरे पास पैसा और मैंने कहा सर जी इतने नालायक बच्चे हैं कि इनको नहीं दूंगा, मैं दान में दे दूंगा, तो वो जो दान में जिसको मिलेगा उसके लिए वो लेगेसी है और मेरे बच्चे वो उसे रेवेन्यू नहीं ट्रीट करेगा। ऐसे बच्चे नालायक हर किसी के नहीं होते। ओहो हो, कह रहे हम जैसे बच्चे, हाँ बड़े नालायक बड़े किस्मत वालों को मिलते हैं। हाँ सर, कह रहे हाँ बिल्कुल। तो मेरा बच्चा कह रहा है सर हम जैसे बहुत हैं क्या? नहीं सर, गिने चुने हो जिन्हें अनुज सर के पास भेजा गया सुधारने के लिए। हाँ सर सुधार देंगे। तो बेटा पॉइंट ये है कि अगर किसी ने लेगेसी दिया तो वो रेगुलर नहीं है, वो नॉन रेगुलर, कभी कभार ऐसा होता है, तो भैया वो हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें सर एग्जाम में जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे करते जाएंगे, पर नॉर्मली ये काफी है जिनसे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये मेरी रेगुलर है और ये मेरी नॉन रेगुलर है। तो अगर ऐसा कुछ दिखेगा आपको, मेरे बच्चे उठाओ और उससे अपने में डाल दो, कहां पे? रेवेन्यू है कैपिटल में। रेवेन्यू है तो इनकम में, कैपिटल है तो बैलेंस शीट। इधर आ जाओ मेरे बच्चे, पेमेंट। पेमेंट को हम जनरली बोलते हैं कि कोई ऐसा खर्चा
जिससे बेनिफिट जो मिलेगा, भाई पेमेंट कर रहा हूं, कुछ पहिए, कुछ चाहिए, कुछ कुछ बेनिफिट तो दो। तो बेनिफिट अगर 1 साल के अंदर अंदर खत्म होने वाला है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो रेवेन्यू है। और अगर आपने बोला ना जी ना, आपने कुछ खरीदा है और उसका बेनिफिट मिलेगा सालों साल, सालों साल, 1 साल से ज्यादा। मशीन खरीदी 10 साल चलेगी, एसी खरीदा 5 साल चलेगा, बिल्डिंग खरीदी 20 साल चलेगी, फर्नीचर खरीदा 4 साल चलेगा, इन्वेस्टमेंट लगाई 2 साल के लिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब हमारी एसेट है। पर मैंने रेंट पे किया 1 महीने के लिए, मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे करी 1 महीने के लिए, मैंने सैलरी पे करी 1 महीने के लिए, तो ये जो बेनिफिट है स्टेशनरी का आइटम, ये सब हमारे लिए ये हो गए। और जनरली हम ऐसे भी बोलते हैं, जो रेगुलर नेचर है वो हमारा कैपिटल रेवेन्यू है, और जो नॉन रेगुलर है वो हमारा कैपिटल है। तो दोनों में से कोई भी बात मिल जाए मेरे बच्चे, आप फिट कर दोगे उसे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे तो मैं खर्चे लिख दूंगा, जैसे कि सैलरी आपने पे करी है सर, आपने रेंट पे किया है, आपने ऑनोरेरियम पे किया। ऑनोरेरियम क्या होता है सर जी? सम्मान। आपने चीफ गेस्ट बुलाए और उनको ऑनोरेरियम के नाम पे सम्मान में पैसा दिया है, ठीक है, तो ऑनोरेरियम पे किया, वो हो गया। कोई पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खर्चा है सर जी, टेलीग्राम का खर्चा है। कोई स्टेशनरी आइटम आपने खरीदा, तो स्टेशनरी आइटम क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा चल जाएगा 2-4 महीने, 6 महीने, तो वो सारे खर्चे कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं इधर, तो इधर आपने क्या करा सर? फर्नीचर खरीदा, एसेट है। फर्नीचर परचेज किया, एसेट है, नाम से ही समझ आ जाएगा। आपने बुक्स परचेज करी है, बेटा याद रखना, बुक्स, बुक्स आपकी एसेट बनेगी, वेरी गुड। आपने बिलियार्ड टेबल खरीदी है, बेटा हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था, हमें पूल खेलने वाली जो टेबल चाहिए थी, तो वो बिलियार्ड टेबल जो है उससे भी हम एसेट बोलेंगे, बिलियार्ड टेबल हम एसेट बोलेंगे, ठीक है, पक्का है सर। और बताओ और क्या होगा सर? इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने कहीं पे, वो हमारी एसेट होगी। हमने बिल्डिंग परचेज करी है, एसेट होगी। मशीन की बातें मैं ज्यादा यहाँ पे करूंगा नहीं, क्योंकि जनरली एनपीओ में हम मशीन खरीदेंगे नहीं, ठीक है सर। तो ये आपको पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट का एक बढ़िया सा मैंने आइडिया दे दिया कि सर जी कौन सी रेवेन्यू है और कौन सी कैपिटल है। बोलो हाँ या ना, डन है सर जी? पक्का जी, बोलो फटाक से, यहां तक बात डन है? तो आपको अगर मैं इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। अब मैं एक लास्ट समराइज कर देता हूं आपको। इसका मतलब है जो रेवेन्यू, चाहे वो रिसीप्ट है चाहे वो पेमेंट है, ये रेवेन्यू नेचर की जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगी। रेवेन्यू आपकी इनकम बनेगी, एक्सपेंडिचर आपका पेमेंट आपकी एक्सपेंडिचर बनेगी। जो भी कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट है, जो भी कैपिटल रिसिप्ट एंड पेमेंट है बेटा, ये सारी कहां जाएंगी? बैलेंस शीट। ये सारी कहां जाएंगी? बैलेंस शीट में। जो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है वो आपकी लायबिलिटी बनेगी, क्योंकि उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, और जो कैपिटल पेमेंट है वो आपकी एसेट है, क्योंकि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म, ठीक है सर। बस इतना सही है। पर एक लफड़ा है, ये लफड़ा है, यहां नहीं लफड़ा है, कैपिटल ठीक है, बट रेवेन्यू में लफड़ा है। रेवेन्यू में क्या लफड़ा है कि जब हम रेवेन्यू में रिसीप्ट बोलते हैं, हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट या कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट या कैपिटल रिसीप्ट, तो हम कहते हैं मेरे बच्चे कि ये रेवेन्यू रिसीप्ट हमारी इनकम बनेगी और कैपिटल रिसीप्ट हमारी पेमेंट बनेगी। बोलो हाँ या ना? जी हाँ सर। अब पॉइंट, सॉरी, मैंने कहा रेवेन्यू रिसीप्ट हमारी एक्सपेंडिचर बनेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि सर ये जो है ये कैश बेसिस पे होते हैं, मतलब इसमें करंट ईयर भी होता है, नेक्स्ट ईयर भी होता है, प्रीवियस ईयर वाला भी होता है। ऐसे ही पेमेंट भी जब आप करते हो, अरे क्या लिख दिया मैंने, यहां पे गलती कर दी, रेवेन्यू पेमेंट। तो ये पेमेंट जो होती है उसमें करंट ईयर पेमेंट भी होती है, नेक्स्ट ईयर पेमेंट भी होती है, प्रीवियस ईयर भी होती है। किसी से भी रिलेट कर रहा हो सर जी, हम तो कैश बेसिस पे बना रहे हैं, हम तो इनको बना रहे हैं कैश बेसिस पे, ठीक है। क्या बना रहे हैं? कैश बेसिस पे बना रहे हैं, इन सबको हम कैश बेसिस पे बना रहे हैं, ठीक है। बट जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो मेरे बच्चे हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा एक्यूरल बेसिस पे। एक्यूरल बेसिस का मतलब क्या है सर? हमें चाहिए सिर्फ करंट ईयर रिलेटेड, जो हमारे करंट ईयर से रिलेट कर रहा है, जो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड कर रहा है, वही हमारा रिसिप्ट हमारी इनकम बनेगी, वही हमारी पेमेंट हमारा खर्चा बनेगा। तो इसके लिए मुझे फिर मेरे बच्चे बीच में मुझे करनी पड़ती है एडजस्टमेंट। क्या करनी पड़ती है? एडजस्टमेंट। क्लियर है?
अब एडजस्टमेंट कितनी होती हैं? 5 एडजस्टमेंट है, एक एक करके मैं समझाऊंगा पक्का, तो आपको आइडिया समझ आ जाएगा कि जो हमारी रिसिप्ट है उसमें कुछ एडजस्ट करेंगे तो हमारा करंट ईयर का इनकम एक्सपेंस आएगा। डन है। बट इसको करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। क्लियर है? इसको करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मुझे लगता है पहले मैंने एक पूरा गो थ्रू मारा है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन आज नहीं करना, आज आप जाके सिर्फ एनपीओ को, बड़ा चैप्टर है, आज जाके आप एनपीओ का एक बेसिक रिवीज कर लो, बाकी जो भी बैकलॉग है वो कंप्लीट कर लो, ताकि आज मैंने कोई प्रैक्टिस सीट वगैरह कुछ प्रैक्टिस के लिए नहीं दिया, आज कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं करना, बस एक बार आइडिया ले लो कि हाँ हम कैसे करने। अगले वाले पार्ट में मेरे बच्चे हम भर के क्वेश्चन करने वाले हैं, सारी एडजस्टमेंट खत्म करेंगे अगले वाले पार्ट में, और फिर एक और पार्ट डालूंगा लास्ट जिसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन करा दूंगा। तो 3 पार्ट आने वाले हैं, पहला पार्ट आज हो गया, दूसरे पार्ट में एडजस्टमेंट कर लेंगे सारी, और तीसरे पार्ट में पीवाईक्यू क्वेश्चन करके आपको मैं बढ़िया से एनपीओ को टाटा बाय बाय करा दूंगा। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक करो, अपने जितने भी यार दोस्त हैं शेयर करो, और एक प्यारा सा कमेंट करो मेरे लिए कि बच्चे कैसा लगा ये सेशन। मैं आपके एक एक कमेंट पढ़ता हूं। थैंक यू सो मच।